नमस्कार दोस्तों, दृष्टि की नोट सीरीज़ विश्व भूगोल सामान्य अध्ययन, इसको हम पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट जो यूनिट है, इकाई है, वो है भूगोल, ज्योग्राफी, उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। भूगोल, ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो GEO जिसका अर्थ पृथ्वी तथा ग्रेफो जिसका अर्थ वर्णन है से मिलकर बना है। जियोग्राफो से बना जियोग्राफी। जियो यानी पृथ्वी, ग्रेफो यानी वर्णन यानी पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन द्वारा परिभाषित करते हैं। दूसरे शब्दों में, भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक तथा मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों, कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव हुआ और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। या तीन शब्द है, जियोलॉजी। लॉजिया शब्द जो है उसका मतलब होता है अध्ययन यानी पृथ्वी का अध्ययन। जियो यानी पृथ्वी, ठीक। जियोमेट्रिया यानी पृथ्वी का मापन और जियोइड्स का मतलब हुआ पृथ्वी के आकार के अनुरूप। पृथ्वी के आकार की कोई चीज़ होती है इसको जियोइड कहते हैं। जियोइड। भूगोल से संबंधित परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, फलों का, भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु, अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रेबो ने ऐसा कहा, ठीक। टोलेमी क्या कहते हैं इस बारे में? टोलेमी का भूगोल के बारे में कहना है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। टोलेमी क्या कहते हैं? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसके अलावा रिचर्ड हार्टसॉन कहते हैं भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। फिर से बता देता हूँ, स्ट्रेबो क्या कहते हैं? भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, फलों का, भू धरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रेबो ऐसा कहते हैं। टॉलेमी कहते हैं भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल एक आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखाती है। मतलब यह है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। टॉलेमी कहते हैं। रिचर्ड हार्टसॉर्न जो कहते हैं वो भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। भूगोल का एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण या कारकों को समझने से संबंधित कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनांकीय कारक भौतिक स्थल रूप को परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन और नवीन स्थल रूपों का निर्माण हो रहा है। संसाधनों के सतत रूप में प्रयोग व पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा यह समझने हेतु की समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। संसाधनों का ठीक से उपयोग करने के लिए, पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, संसाधनों का दोहन जो है वो अतिदोहन बचाने के लिए, उनको अतिदोहन से क्या जरूरी है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। भूगोल वेत्ता प्रारंभ में भूगोल की वर्णनात्मक व्याख्या करते थे, बाद में ये विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुई। आज ये विषय न केवल वर्णन करता बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। भूगोल, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान एरेटोस्थनीज ने किया, इसलिए उन्हें भूगोल के पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरेटोस्थनीज को कहते हैं। कुछ विद्वानों ने हिकेटियस को भी भूगोल का जनक माना है। हिकेटियस ने स्थल भाग को सागरों से घिरा माना था, दो महादेशों का ज्ञान दिया। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया। इसके बाद कॉस्मोस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने पर, मानचित्र पर उन्होंने समताप रेखा को प्रस्तुत की। ऐसे वे प्रथम व्यक्ति है, इसलिए उनको आधुनिक भूगोल यानी कि आधुनिक ज्योग्राफी के फादर कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट।
हम्बोल्ट की पुस्तक का नाम क्या है, प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, कॉस्मोस। भूगोल का विकास क्रम, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। प्राचीन समय में पृथ्वी संबंधित अधिकतर जानकारियां अन्य विषयों के विद्वानों से मिला करती थीं। जैसे हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया, हिप्पोक्रेटस ने, ठीक। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरणीय प्रभाव देखे तो वो कुछ और बता रहे थे, साथ में पर्यावरणीय प्रभाव भी बीच में आ गए, तो ये भूगोल का हिस्सा इन्होंने परिभाषित कर लिया। अरस्तु ने तो जो है पॉलिटिक्स, राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ भौतिक कारकों को परिभाषित किया, तो भौतिक कारक एक तरह से भूगोल का हिस्से हो गए। 18वीं शताब्दी में नवीन भौगोलिक भूभागों तथा अन्य समुद्री मार्गों के अन्वेषण से सजीव भौगोलिक विवरणों का लेखन कार्य शुरू हुआ, क्योंकि इनसे यूरोपीय उपनिवेशों के विजय अभियान जुड़े हुए थे। आर्थिक हितों से प्रेरित 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही इन भौगोलिक विवरणों का सुव्यवस्थित अध्ययन शुरू हो गया, अर्थात भूगोल का एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू हुआ, जिसमें ए.बी. हम्बोल्ट यानी कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का अतुलनीय योगदान रहा, ठीक है। आधुनिक भूगोल के योगदान में देखें तो एक तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी है ही अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और साथ में कार्ल रिटर का नाम भी आता है। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट का अतुलनीय योगदान है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में शुरू हुआ। इसके अध्ययन से संबंधित भूगोलवेत्ता जो है दो गुटों में बंट गए और दो गुटों का निर्माण हुआ, जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी। देखिए, अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत करने के लिए जो पहली विचारधारा आती है वो है संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं की अपने इच्छानुसार दोहन करने की योग्यता रखता है। संभावनावाद ये कहता है कि मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है, प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं की अपनी इच्छा अनुसार दोहन करने की योग्यता रखता है, ठीक। इसके अलावा इसके समर्थकों में जो थे संभावनावाद के समर्थकों में वो थी विडाल डी ला ब्लाश एवं इसके अलावा जो थे लूशियन फ्रेबे, विडाल डी ला ब्लाश और लूसियन फ्रेबे ये प्रमुख इसके समर्थक थे संभावनावाद की, पॉसिबिलिज्म के। विडाल डी ला ब्लाश की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में उन्होंने समाज की वृद्धि एवं विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट किया। अब दूसरा जो विचारधारा है वो है निश्चयवाद जो है डिटर्मिनिज्म। पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म दो धारणाएं बन गई, दो ग्रुप बन गए। अब देखिए, पॉसिबिलिज्म हमने जान लिया, अब हम समझते हैं निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म को। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे काम प्रकृति के द्वारा तय होते हैं। निश्चयवाद का मतलब ये हुआ, और पॉसिबिलिज्म के मैं तो ये कहा गया था कि कुछ भी मनुष्य कर सकता है। तो यहाँ पर ये विचारधारा सामने आ रही कि सब कुछ मनुष्य नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्रता सीमित है, उसे नियतिवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के समर्थक जो थे निश्चयवाद के वो थे फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों को स्पष्ट किया। नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ग्रिफिथ टेलर ने किया था। समय के विभिन्न कालखंडों में भूगोल का निरंतर विकास होता रहा। आधुनिक काल में लोकप्रिय विषय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से लेकर पृथ्वी के उद्भव एवं उसके विकास, स्थलखंडों का निर्माण, अवसान और मानव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक बदलावों को सम्मिलित इसमें किया जाता रहा। अब देखिए, भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर मैं शाखाएं बताता हूँ, फिर मैं अलग आधार पर भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझना आपको, शाखाएं जो बनी है क्रमबद्ध उपगमन। क्रमबद्ध का मतलब किस तरह से शाखा आगे जो है और गहराई में चली गई। देखिए, भौतिक सिद्धांतिक आधार पर, दर्शन शास्त्र और विधि एवं तकनीक के आधार पर और मानव के आधार पर ये शाखाएं बनी है। देखिए, तो शाखाएं जो है, एक इसकी 4 बड़ी बड़ी शाखाएं बता देता हूँ। भौतिक, दूसरी सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, और तीसरी विधि एवं तकनीक, और चौथी मानव। भौतिक जो है
ये आगे जाकर के 4 भागों में बढ़ जाती है। भू विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, और जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। देखिए, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भू आकृति विज्ञान, ये जो हैं भौतिक आधार पे हैं और भौतिकी के भाग होते हैं। भू आकृति स्थल आकृति होती है, जलवायु होती है, जल होती है, मृदा होती है, ये भौतिकी के रूप हैं। ठीक है। दर्शन शास्त्र जो है 2 प्रकार से बना, भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी। दर्शन शास्त्र के हिस्से है ये। ठीक है, मानव पारिस्थितिकी ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी नहीं है। और अगर विधि एवं तकनीक के आधार पर विभाजन देखें तो वहाँ पर भी 4 विभाजन है। विधि एवं तकनीक में मानव चित्रकला और मात्रात्मक तकनीक विधि एवं तकनीक में, और क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि और भू सूचना। अब देखिए, भू सूचना जो है फिर से 3 विभाजन हो गए इसके, GIS, GPS और LIS। ये भू सूचना विज्ञान से जुड़े हुए हैं। मानव के आधार पर इसका विभाजन देखें तो इसके विभाजन हो जाते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जनसंख्या एवं बस्ती, राजनीतिक एवं आर्थिक। तो ये 5 विभाजन जो है मानव के आधार पर भूगोल के है। ठीक है। इधर देखो, जो मैंने बताई जो शाखा बनी, मतलब यूँ कह सकते हैं। अब बीच में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है अंतरापृष्ठ जीव भूगोल। तो अंतरापृष्ठ जीव भूगोल जो है, अब जीव भूगोल जो संबंधित होती है वो एक तो भौतिक से और दूसरी मानव से, तो इन दोनों से रिलेटेड हो गई। तो इन दोनों से शाखाएं बनती हैं। और जो अंतरापृष्ठ जीव भूगोल की शाखाएं हैं वो है पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल, प्राणी भूगोल। ये 4 शाखाएं इसकी बड़ी बड़ी हैं। अब देखिए, हम अगर और विस्तार से इसको समझते हैं, देखिए तो जैसा कि बताया मैंने, मानव के अंदर 5 शाखाएं आती है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दूसरी, तीसरी जनसंख्या एवं बस्ती, चौथी राजनीतिक, 5वीं आर्थिक। आर्थिक के आधार पर देखें तो आर्थिक पे डिपेंडेंट है कृषि, एक शाखा हो गई, दूसरी औद्योगिकी, दूसरी शाखा हो गई, पर्यटन, तीसरी शाखा हो गई आर्थिक की, चौथी व्यापार एवं परिवहन, 5वीं अवसंरचना और छठी आर्थिक में सेवाएं इसकी शाखा हो गई। तो इसके विभाजन मैंने आपको बताए हैं भूगोल की शाखाओं के क्रमबद्ध उपगमन के आधार पे। ठीक है। अब हम समझेंगे प्रादेशिक उपगमन के आधार पे। प्रादेशिक उपगमन के आधार पे जो इसकी शाखाएं हैं वो 4 बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा प्रादेशिक विकास, तीसरा प्रादेशिक विश्लेषण और चौथा प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन भी कहते हैं जैसे। तो ये प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन है, उसके आधार पे देखें तो 3 विभाजन इसके फिर से होते हैं, स्थूल प्रादेशिक विभाजन, मध्य प्रादेशिक विभाजन और सूक्ष्म प्रादेशिक विभाजन। और इसके प्रादेशिक उपगमन के आधार पे देखें तो ये जो पहले की 3 शाखाएं हैं, इसी तरह से लास्ट की जो चौथा है उसकी भी 2 शाखाएं हैं। जैसे मैंने बताया, प्रादेशिक अध्ययन, फिर प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण और प्रादेशिक योजना। तो प्रादेशिक योजना जो है उसके 2 विभाजन हैं, एक तो देश ग्रामीण योजना और दूसरी शहरी योजना। अब भूगोल से संबंधित रचनाएं बताऊं मैं आपको, तो रचनाएं आपको ये जरूर याद कर लेनी है, ध्यान दीजिएगा। एक रचना है आर्यभट्टियम, ये इसके रचनाकार आर्यभट्ट हैं और इसकी रचना जो है द ज्योग्राफी ऑफ द स्पीच। आर्यभट्ट में क्या है, आर्यभट्टियम में क्या है, द ज्योग्राफी ऑफ द स्पीच। और नहीं, क्षमा कीजिएगा, आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट ने लिखी। इसी तरह से सिद्धांत शिरोमणि, ये भास्कराचार्य ने लिखी। मैं प्राचीन भारतीयों की बात कर रहा हूँ, जैसे आर्यभट्टियम जो भारत के आर्यभट्ट थे उन्होंने लिखी। सिद्धांत शिरोमणि ये भी भास्कराचार्य ने लिखी। और इलियड एवं ओडिसी ये भारत के नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इलियड और ओडिसी ये होमर ने लिखी। इसके अलावा ज्योग्राफी का स्ट्रोबो ने लिखी, स्ट्रेबो। किताब उल हिंद, ये भारत का भूगोल कहते हैं, ये अल बरूनी ने लिखी। किताब उल हिंद भारत का भूगोल, ये अल बरूनी ने लिखी। इसके अलावा प्लिनी द एल्डर नामक एक रचनाकार ने नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया नेचुरलिस लिखी। इसी तरह से देखें तो द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, ये निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने लिखी। कॉस्मोस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लिखी, जिनको हम भूगोल के जनक के रूप में भी जानते हैं। डाई एड कुंडे नामक एक पुस्तक जो है, ये रचना जो है कार्ल रिटर ने लिखी। और हम्बोल्ट और रिटर का जो योगदान है आधुनिक भूगोल में वो बहुत अधिक है। द ज्योग्राफी जो पुस्तक है ये टॉलेमी ने लिखी, द ज्योग्राफी।
द जियोग्राफी टॉलेमी ने। इसके अलावा किताब सूरत अल अर्द ये अल ख्वारिज़मी ने लिखी, और एंथ्रोपोजियोग्राफी ये फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो एनेक्सिमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। सबसे पहले किसने बनाया मानचित्र मापक के आधार पर? तो वो एनेक्सिमेंडर ने बनाया। भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने पृथ्वी के तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। टॉलेमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। टॉलेमी ने सबसे पहले भारत को मानचित्र पर विश्व मानचित्र में दर्शाया था। जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजिटांसले ने किया। हृदय स्थल सिद्धांत हार्ट लैंड थियरी जो है एच मैकिंडर ने दी। समताप रेखाओं का जन्मदाता हम्बोल्ट को माना जाता है, समताप रेखाएं। ठीक है, इसके अलावा सौरमंडल की संकल्पना कोपरनिकस ने करी। ठीक है, पारिस्थिति इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया, अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, पारिस्थितिकी ऊपर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द आया था, इकोलॉजी का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया और इकोसिस्टम का प्रयोग जो है एजिटांसले ने किया था। ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के भूगर्भी के इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्ते द बफन ने करी। कास्ते द बफन ये पृथ्वी के भूगर्भी के इतिहास की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति हैं। आधुनिक भूविज्ञान का पिता जेम्स हटन को कहा जाता है। आधुनिक भूविज्ञान का पिता, भूगोल का नहीं, भूविज्ञान का। आधार तल की संकल्पना पावेल ने दी और भूसंतुलन शब्द का प्रयोग क्लेरेंस डटन ने किया और भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस ने। पेंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने, वेगनर। ठीक है, ये हैं सारी चीज़ें हम ब्रह्मांड के संदर्भ में जानते हैं। ब्रह्मांड द यूनिवर्स। ब्रह्मांड अनंत व असीमित है, जिसमें विभिन्न ग्रह, उपग्रह, तारे, मंदाकिनियाँ, उल्कापिंड, आकाशीय धूलकण सम्मिलित किए जाते हैं। इन पदार्थों और ऊर्जा के छोटे छोटे संगुच्छों के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड खाली है। ब्रह्मांड का न तो कोई केंद्र है और न ही कोई प्रारंभिक बिंदु। ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए अनेक संकल्पनाएं दी गई जो इस प्रकार से है। ब्रह्मांड की संकल्पना कॉन्सेप्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड एक अत्यंत विस्तृत संकल्पना है। ऐसी समस्त वस्तुएं जिन्हें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श व अनुभव किया जा सके, इन्हें ब्रह्मांड में समाहित किया जा सकता है। ब्रह्मांड वास्तव में काला, गहरा व अनंत अंतरिक्ष है। इसमें जो तारे हमें दिखते हैं या तो वे ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं या वे आकाशीय पिंड के प्रकाश का अपवर्तन करने के कारण दिख रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इसकी दो उदाहरणाएं चलती हैं, जियोसेंट्रिक अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलेमी ने 140 ईस्वी में करी। इस अवधारणा के अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में है पृथ्वी और सूर्य और अन्य ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरी थियरी जो है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा है ब्रह्मांड के अध्ययन की, और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाती हैं। और 140 ईस्वी में ये थ्योरी जो आई उसके बहुत साल बाद आई थी। 140 में थ्योरी में आई थी जियोसेंट्रिक अवधारणा जो क्लाडियस टॉलेमी ने दी, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी केंद्र में है, जियो केंद्र में है, सेंटर में है, केंट्रक है। तो जियो केंट्रिक, सेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक का मतलब है हेलियो सेंटर में है, यानी सूर्य सेंटर में है, और ये 140 ईस्वी में आई थी जियोसेंट्रिक, और 1543 ईस्वी में जाकर के आती है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। इस अवधारणा का प्रतिपादक कोपरनिकस को बताया जाता है। पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फलतः कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने 1805 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। दूसरी ओर 1925 अन्य स्रोतों से 1925 या 20 जो भी है, उसमें अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वमान्यता प्राप्त है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत देखें तो बिग बैंग थियरी जो जॉर्ज लेमेत्रे या लेमेटेयर ने दी, और स्थिर अवस्था सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थियरी थॉमस गोल्ड ने,
और फ्रेड होयल एवं हरमन बांडी ने दी। ध्यान दीजिएगा, स्थिर अवस्था सिद्धांत यानी स्टेडी स्टेट थियरी जो है थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल एवं हरमन बांडी इन्होंने मिलकर के स्थिर अवस्था सिद्धांत दी। बिग बैंग थियरी जो है जॉर्ज लेमेतेयर ने दी। और दोलन सिद्धांत जिसको हम प्लसेटिंग यूनिवर्स थियरी जो है डॉक्टर एलन संडेज ने दी। बिग बैंग सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत क्या कहता है, देखिए। बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित मान्य है, इसे ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन 1970-1960 के बीच में 1960-70 के बीच में बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा दिया गया 1960-70 के दरमियान। इनके अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया द्वारा अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ जिससे पदार्थों का बिखराव शुरू हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। ठीक, इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से ग्रह एवं उपग्रह निर्मित हुए। ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी हासिल करने हेतु वर्ष 2008 में यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग किया। अब हम समझते हैं हिग्स बोसॉन क्या है। हिग्स बोसॉन मूल कण होता है जिसे पदार्थों के द्रव्यमान एवं भार हेतु जिम्मेदार माना जाता है। इस कण को मीडिया द्वारा ईश्वरीय कण से संदर्भित किया गया है, परंतु इसका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ एक अतिशयोक्ति है जो पाठकों को गुमराह करती हैं। भौतिकी और खगोल विज्ञान के विद्वान प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी कि जिस गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन ने सृष्टि को स्वरूप आकार दिया है उसमें विश्व को समाप्त करने की भी क्षमता है। उनका कहना है कि गॉड पार्टिकल को अगर हाई टेंशन पर रखा जाए तो कैटास्ट्रोफिक वैक्यूम डिके यार की अनर्थकारी शून्य ह्रास उत्पन्न हो सकता है। इससे कुछ ऐसे बुलबुले तैयार हो सकते हैं जिनके लपेटे में आकर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य बन सकता है। गॉड पार्टिकल को अगर हाई टेंशन पर रखा दिया जाए तो कैटास्ट्रोफिक वैक्यूम डिके यानी कि अनर्थकारी शून्य ह्रास उत्पन्न हो जाता है। इससे कुछ ऐसे बुलबुले तैयार हो सकते हैं जिनकी लपेटे में आकर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य बन सकता है। हॉकिंग ने यह भी कहा कि जिस स्थिति की चेतावनी उन्होंने दी है उसके निकट भविष्य में घटित होने की कोई संभावना नहीं है। इन परिस्थितियों के लिए गॉड पार्टिकल की ऊर्जा जिस स्तर पर रखना होगा उसके लिए पृथ्वी से भी बड़े एक्सीलरेटर की जरूरत पड़ेगी। हालांकि भौतिकविदों ने इस मुद्दे को आपदा की आशंका मानकर किसी तरह का प्रयोग नहीं किया, लेकिन प्रोफेसर हॉकिंग्स ने विश्व के वैज्ञानिकों को सचेत जरूर किया है। उनकी पुस्तक स्टारमस, हॉकिंग्स की पुस्तक है शायद ये स्टारमस, उन्होंने गॉड पार्टिकल से जुड़ी कई जानकारियाँ स्टारमस में दी है हॉकिंग्स ने। ब्रह्मांड का प्रत्येक घटक तारे, ग्रह, मनुष्य, पदार्थ जिनको मैटर कहते से बना है। मैटर अणु या परमाणु से बना होता है और पिंड वह फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे इन ठोस कणों को ठोस रूप मिलता है। पिंड जब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से गुजरता है तो भार की शक्ल में भी मापा जा सकता है, लेकिन भार अपने आप में पिंड नहीं होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण कम ज़्यादा होने से वह बदल जाता है। पिंड कहाँ से आता है इसे बताने के लिए भौतिकविदों द्वारा जब इन सभी कणों को एक सिस्टम में रखने के प्रयास किए गए तो फॉर्मूले में अंतर यानी गैप दिखने लगे। इस गैप को भरने और पिंड की वजह बताने के लिए 1965 ईस्वी में पीटर हिग्स ने हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल का विचार पेश किया। हिग्स बोसॉन का विचार 1965 में पीटर हिग्स ने प्रस्तुत किया। कुछ वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल के विनाशकारी पहलू के बारे में हॉकिंग्स की आशंकाओं से सहमति नहीं रखते। उनका कहना है कि हिग्स बोसॉन में इतनी ऊर्जा नहीं है कि इससे ब्रह्मांड नष्ट हो जाए। उनका मानना है कि उच्च शक्ति के ऊर्जा कणों को टकराकर ही गॉड पार्टिकल की खोज हुई है। ये ब्रह्मांड को नष्ट नहीं कर सकता। हॉकिंग तकनीकी रूप से सही हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी है उतनी ऊर्जा हिग्स बोसॉन में संभव नहीं दिखती। वैज्ञानिकों का कहना है कि भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार हिग्स बोसॉन जो है
की मौजूदगी ने ही पदार्थों के कणों में द्रव्यमान उत्पन्न किया है। ब्रह्मांड की रचना ऐसे गॉड पार्टिकल के बिना संभव नहीं है। गॉड पार्टिकल ने अलग अलग परमाणुओं को आपस में जोड़कर नए पदार्थ के अनगणित अणुओं को जन्म दिया है और इन नए अणुओं में आपस में जोड़कर पदार्थों की रचना की है। ब्रह्मांड और संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप जैसे हम देखते हैं वह गॉड पार्टिकल की ही देन है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गॉड पार्टिकल ने अंतरिक्ष तकनीकी को पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकेगा। इसके अलावा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा बल्कि बिजली उत्पादन में भी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर स्थित कई किलोमीटर लंबी एक सुरंग में हिग्स बोसोन पर लार्ज हाइड्रन कोलाइडर प्रयोग पुनः शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें यूरोपीय परमाणु शोध संगठन सर्न की टीम शुरू कर रही है और भारतीय सहित कई अन्य देशों के वैज्ञानिक भी वहाँ जुड़े हुए हैं उसके साथ। लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर का पुनः शुरू हो रहा है प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, सर्न के वैज्ञानिकों का कहना है कि सृष्टि में हर चीज़ को कार्य करने के लिए द्रव्यमान होने की जरूरत होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान नहीं होता तब परमाणु नहीं होते और परमाणुओं के बिना विश्व में कोई भी चीज़ सृजन नहीं कर सकती थी। स्वयं में सृजन करना उनका संभव नहीं था। हिग्स बोसोन शोध इस अवधारणा पर आधारित है कि वैज्ञानिकों का मानना है बिग बैंग थ्योरी एंड मास विस्फोट के जरिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और इसी समय हिग्स बोसोन अस्तित्व में और इसी से पदार्थ एवं दूसरे कणों की रचना हुई। आकाश गंगा और नक्षत्रों ने आकार लिया, इसी वजह से गॉड पार्टिकल इसका नाम पड़ा। अब हम समझते हैं गैलेक्सी यानी आकाश गंगा को। आकाश गंगा का निर्माण बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट, जो ब्रह्मांडीय महाविस्फोट हुआ उसके पश्चात विखंडित पदार्थों के समूहन से हुआ। इसमें लाखों तारे समाहित होते हैं, परंतु ये तारे अनगिनत अंतरिक्ष में नियमित रूप से बिखरे हुए नहीं पाए जाते हैं, अपितु सर्पिलाकार गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। अंतरिक्ष में नियमित रूप से बिखरे हुए नहीं है, ये सर्पिलाकार गुच्छे के रूप में होते हैं। इन्हीं गुच्छों को हम आकाशगंगा कहते हैं। इन आकाशगंगाओं में नए व पुराने तारे सम्मिलित होते हैं। हमारी आकाशगंगा जिसमें सूर्य और अन्य ग्रह सम्मिलित हैं को मंदाकिनी कहा जाता है। आकाशगंगा एक ऐसा विशाल पुंड है जिसमें असंख्य तारे समाहित होते हैं। इसमें एक केंद्रीय बल्ज और तीन घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला भी कहते हैं। एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा जो है उसके सबसे निकट आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट आकाशगंगा कौन सी है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, इसकी दूरी हमारे से कितनी है, 22 लाख प्रकाश वर्ष। सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब हम समझते हैं मंदाकिनियों का जन्म। मंदाकिनियों का आकाशगंगाओं का जन्म कह रहा होगा शायद। ये ब्रह्मांड का प्रसार और इसका शीतलन जारी रहा है, परंतु कुछ भागों में घनत्व औसत से अधिक था, जिससे वहाँ अधिक गुरुत्व बल के कारण उनका प्रसार धीमा हो गया और धीरे धीरे उन भागों का प्रसार रुक गया और वे सिकुड़ने लगे, जिसके कारण उनके बाहर स्थित द्रव्य के गुरुत्व बल के कारण उनमें घूर्णन की गति उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे उन क्षेत्रों का आकार घटता गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी घूर्णन गति बढ़ती गई। अंततः उनकी गति ये बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण उनका गुरुत्व को संतुलित कर दिया, जिससे लगभग 10 अरब वर्ष पहले चकती के आकार की घूर्णनशील मंदाकिनियों का जन्म हुआ। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा में रात्रि में दिखने वाले तारों का समूह। मिल्की वे क्या है, हमारी आकाशगंगा में रात्रि में दिखने वाले तारों का समूह है। ठीक है, अब हम समझते हैं नेबुले। नेबुले क्या होते हैं? नेबुले का मतलब है ये अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस एवं धूल के कणों से मिलकर बना होता है, नेबुला कहलाता है। और ये नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, ये क्या होता है, अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो होते हैं उनके गैस एवं धूल कणों से मिलकर बना होता है, नेबुला कहलाता है। और ये नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल तारों का समूह है। तारों का जन्म एवं विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और तारे की जीवन चक्र की अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल के कणों, बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाश के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। ब्रह्मांड में उपस्थित धूल के कणों, बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे नवीन तारों का निर्माण होता है और इन्हीं बादलों को हम स्टेलर नर्सरी कहते हैं। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है आकाशगंगा में,
और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है, और जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है ये आदि तारा या प्रोटोस्टार कहलाता है। तारों का रंग और तापमान और उसकी उम्र देखिए। तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। अगर कोई तारा नीला व सफ़ेद है तो वह युवा या आद्य तारा कहलाता है। नारंगी रंग ले चुका तो वह प्रौढ़ावस्था में आ चुका है। लाल रंग ले चुका तो वह वृद्धावस्था में आ चुका है। अंततः विस्फोट के बाद ही तारे की मृत्यु हो जाती है या वह कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। कृष्ण विवर ब्लैक होल। आदि तारा जो होता है, शुरुआती जो आद्य तारा जिसको हम कहते हैं, आदि तारे के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्करों की संख्या से हाइड्रोजन हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा बताता हूं, चंद्रशेखर सीमा। एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलविद थे, अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे, जिन्होंने श्वेत वामन तारों की जीवन की अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट जिसको कहते हैं। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नाम है इनका, ऐसा कुछ नाम है शायद पूरा। एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद है, जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन की अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन तारे की द्रव्यमान की ऊपरी सीमा, इससे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा कितनी है? 1.44 सौर द्रव्यमान। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1983 में नोबेल मिला एस चंद्रशेखर को, और W.A. फाउलर के साथ में इनको भौतिकी, खगोल भौतिकी, नाभिकीय खगोल भौतिकी में मिला। ध्यान दीजिएगा, तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है जो द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है। तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है, क्रोड यानी सेंटर में, तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है और तारा सिकुड़ने लगता है। पुनः तारे के बाह्य कवच में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है एवं उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था में तारे को लाल दानव तारा या रेड जाइंट स्टार कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंततः जो हीलियम है वो कार्बन में, हीलियम जो होती है वो किस में बदल जाती है? कार्बन में, और कार्बन और भारी पदार्थ जैसे लोहा है इस तरह के पदार्थों में बदलने लगता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर चंद्रशेखर सीमा है तो वो लाल दानव तारे से श्वेत वामन तारा यानी वाइट ड्वार्फ, और अंततः वामन यानी काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर है, बराबर जो होता है सूर्य के द्रव्यमान के बराबर, उसको हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। तो वह लाल दानव तारे से श्वेत वामन तारा, लाल दानव से श्वेत वामन यानी वाइट ड्वार्फ, और अंततः काला, पहले लाल दानव रहता है फिर श्वेत दानव और फिर काला दानव तारा बन जाता है। चंद्रशेखर सीमा है तो द्रव्यमान, अगर यदि किसी का तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा सूर्य के द्रव्यमान के बराबर का मतलब चंद्रशेखर सीमा में हो, तो वो लाल दानव तारे से श्वेत वामन तारा और श्वेत वामन से अंततः ब्लैक यानी काला वामन तारा में परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन। कब होता है? जब सूर्य द्रव्यमान जो है तारे के द्रव्यमान की सीमा चंद्रशेखर सीमा से जब तारे का द्रव्यमान ज़्यादा हो या बहुत ज़्यादा हो तो फिर ऐसा विस्फोट होता है, क्योंकि जो सेंटर होता है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, इसलिए उसमें विस्फोट होता है।
गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती हैं और इससे जो ऊर्जा निकलती है वो बाह्य परत को नष्ट कर देती है, महाविस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट जिसे हम कहते हैं। और ये कब होता है? जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक होता तब। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा न्यूट्रॉन तारा और इसके बाद ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। न्यूट्रॉन तारा देखिए, सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है से न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन से बने तारों को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉन से बने तारों को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे के अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित हैं। ये तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं और न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कृष्ण विवर ब्लैक होल। अब जैसा कि मैंने बताया ऊपर की न्यूट्रॉन तारा जो है, न्यूट्रॉन तारा तथा इसके बाद सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ तारा न्यूट्रॉन तारा बनता है और उस न्यूट्रॉन तारे के बाद में वो ब्लैक होल बन जाता है। तो न्यूट्रॉन तारे के बाद ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर बन जाता है। ध्यान दीजिए, कृष्ण विवर क्या है? कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना डॉक्टर एस चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ब्लैक होल की पहली सूचना किसने दी? एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो भारत के मूल के खगोलविद हैं, नाभिकीय खगोल भौतिक खगोलविद जो हैं, वो उन्होंने बताई। इससे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता ब्लैक होल को। कृष्ण विवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है। कृष्ण विवर की पुष्टि प्रकाश के पथ के विचलन से, मतलब कोई मान लो प्रकाश उसके पास से गुजरा और उसका पथ मुड़ गया है तो उससे कहते हैं, उससे पता लगता है कृष्ण विवर जो है पता लगता है उसका। ठीक है, कृष्ण विवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए उसकी मृत्यु हो रही है। वो न्यूट्रॉन तारा जब उसकी द्रव्यमान जो है एक ही स्थान पर केंद्रित होने लगे और उसकी मृत्यु होने लगे तो फिर वो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल आकार में बड़े या छोटे हो सकते हैं। ये छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। ब्लैक होल कहने का मतलब इतना छोटा हो सकता है, एक परमाणु जितना छोटा, लेकिन उसका द्रव्यमान इतना अधिक होता है जिसकी कोई गणना नहीं है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक होता है वो विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक, सूर्य का द्रव्यमान जितना है उसका 3 गुने से अधिक हो, वह विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल में परिणत हो जाते हैं। ये ब्लैक होल का चित्र दिया इन्होंने। अब हम समझते हैं नक्षत्र को, यानी कि एस्टेरिज्म को समझते हैं। एस्टेरिज्म क्या है? ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। ठीक है, 28वें नक्षत्र परिकल्पना भारतीय मनीषियों ने की है। 28वें नक्षत्र जिसका नाम है अभिजीत। ये आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक होते हैं और रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ नक्षत्र जो है चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धरिष्ठा, मगा, आर्द्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि हैं। अब हम समझते हैं नक्षत्र दिवस को। किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से 2 उत्तरोत्तर बार गुजरने की दिशा को नक्षत्र दिवस कहते हैं। ये दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। 23 घंटे 56 मिनट का नक्षत्र दिवस कैसे कहते हैं? किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की दिशा को, जैसे पृथ्वी घूर्णनशील है तो जो मध्याह्न रेखा है उसके ऊपर से 2 बार गुजरना, 2 बार जब गुजर जाता है तो उसको फिर हम 23 घंटे 56 मिनट का टाइम पीरियड कहते हैं और ये नक्षत्र दिवस कहलाता है। तारामंडल क्या है? देखिए, तारामंडल को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में सुव्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल व उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल किया जाता है। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल किया जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी जाती है तारामंडलों की। अब हम समझते हैं पोल स्टार, ध्रुव तारे को। उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ये तारा आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। लिटिल बियर
सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात सप्तर्षि के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसको आगे बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे को इंगित करते हैं। अब हम समझते हैं सुपरनोवा को। सुपरनोवा विस्फोट के बाद मृत्यु की दशा को प्राप्त कर लेता है तारा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सौर मंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य और उसके चारों ओर अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, खगोलीय पिंडों को मिलकर सौर मंडल कहते हैं। अब हम समझते हैं सूर्य को, सन को। सूर्य समस्त ग्रहों का केंद्र है और सूर्य समस्त ग्रहों का केंद्र है। सूर्य का आकार अन्य ग्रहों की भांति बहुत बड़ा है। ये पृथ्वी से लगभग 3 लाख गुना भारी है सूर्य। इसका व्यास जो है 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। देखिए पृथ्वी से लगभग 3 लाख गुना भारी है। व्यास 13.9 लाख किलोमीटर है और सूर्य की वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड 19 सेकंड भी बताते हैं कहीं लगते हैं। सौरमंडल के अंतर्गत 8 ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, वर्तमान में उल्का एवं क्षुद्र ग्रहों को भी सम्मिलित किया जाता है। सूर्य जो है सौर मंडल का जन्मदाता है और प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसकी प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं, ये पता ही है सबको। कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय ही देखने वाला सूर्य का बाहरी भाग है। कभी कभी परमाणुओं का तूफान सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, जिसे हम सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। पृथ्वी के सौर मंडल में प्रवेश करता है तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। उत्तरी पर अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पर और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव पर। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव के आसपास ही है, आप देख लें तो ऑस्ट्रेलिस उस तरफ है और दूसरी तरफ बोरियालिस है। सूर्य का सबसे गर्म क्षेत्र कोरोना होता है, सबसे गर्म क्षेत्र होता है कोरोना। और कोरोना का जो तापमान है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जबकि उसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जबकि कई लाख गुना तापमान ज़्यादा होता है इसका कोरोना में। सूर्य से संबंधित तथ्य, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सतह का तापमान इसका लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। न्यूनतम 14.70 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर और 14.70 करोड़ किलोमीटर तो न्यूनतम दूरी है, अधिकतम है 15.21 करोड़ किलोमीटर और जो औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर मान सकते हैं आप। ऊर्जा उत्सर्जन जो करता है वो करता है 10⁻26 जूल पर सेकंड। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी बताया ये 13.9 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। 13 लाख और लगभग 13.9 लिखा है, तो दशमलव के दूसरे स्थान तक अगर जाएं तो 13,92,000 किलोमीटर जो है 13,92,000 किलोमीटर का व्यास है। आयु देखें तो 4.5 अरब वर्ष हैं, ठीक है अब तक की। और आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड लेते हैं। रासायनिक संगठन देखें तो हाइड्रोजन 70.6% इसमें है, हीलियम 27.4% है और अन्य तत्व इसमें 2% इसमें शामिल हैं। एक प्रकाश वर्ष जो डिस्टेंस होती है वो होती है सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ये होती है 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर ये प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है 3.2 प्रकाश वर्ष इस एक पारसेक डिस्टेंस में होते हैं। 3.2 के साथ आप 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर का यानी प्रकाश वर्ष का गुणा कर लेंगे तो पारसेक की वास्तविक डिस्टेंस निकल आएगी। ग्रहों को समझते हैं।
सूर्य से निकले हुए वैसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। देखिए शुक्र और अरुण, शुक्रारुण जो है वो पूर्व से पश्चिम करते हैं परिक्रमा, बाकी पता ये उल्टी करते हैं। सौर मंडल के ग्रहों को दो भागों में विभाजित आंतरिक व बाह्य के आधार पर किया जा सकता है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह इनको कहते हैं। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं, आकार में छोटे और घनत्व अधिक होता है। बाह्य ग्रह जो होते हैं उनको हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। आंतरिक ग्रहों में जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है वो है शुक्र, और बाह्य ग्रहों में जो चक्र लगाता है वो है अरुण। मतलब अगर हम पार्थिव ग्रहों की बात करें तो सेकंड नंबर पे जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है, और बाह्य ग्रहों या जोवियन ग्रहों की बात करें तो इसमें सेकंड लास्ट जो होता है अरुण, क्योंकि अरुण के बाद वरुण आता है, और यम तो वैसे ग्रह की श्रेणी में अभी गिना नहीं जाता है। तो वरुण जो है वो नहीं, उससे जस्ट पहले वाला अरुण वो पूर्व से पश्चिम, और इधर से जाएं तो दूसरे नंबर वाला शुक्र। तो सेकंड और सेकंड लास्ट जो है ये दोनों ही पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये होते हैं, और बाह्य ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं। आकार में बहुत बड़े होते हैं, घनत्व ज़्यादा होता नहीं है इनका। सौरमंडल के ग्रहों को सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर निम्नलिखित क्रम प्राप्त होता है। दूरी के आधार पर देखें तो बुध पहले, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण, वरुण। आकार के हिसाब से देखें बढ़ते हुए क्रम में तो आकार में सबसे छोटा बुध होता है, दूसरे नंबर पे मंगल आता है, बुध, फिर मंगल, और फिर शुक्र, पृथ्वी आकार के हिसाब से देखें तो चौथे पे हैं। द्रव्यमान के हिसाब से और क्रम बदल जाएगा। पहला सबसे छोटा आकार बुध का, उससे जस्ट बड़ा मंगल का, उससे जस्ट बड़ा शुक्र का, उससे जस्ट बड़ा पृथ्वी का, फिर वरुण का आकार है, फिर अरुण का आकार है, फिर शनि का आकार है, और सबसे बड़ा बृहस्पति का आकार है। सबसे छोटा बुध का, सबसे बड़ा बृहस्पति का, इसमें तो कोई संदेह है नहीं आपको। बुध के जस्ट बाद मंगल है, फिर शुक्र है। मंगल पहले आएगा, शुक्र बाद में आएगा, पृथ्वी तो चौथे नंबर पे आएगी, ठीक है। मंगल जो चौथे नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। शुक्र और पृथ्वी उसी क्रम में लगे हुए हैं, लेकिन इनका मंगल को पहले लाना है। जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, इस तरह से क्रम होता है। मंगल को जो है आप चौथे नंबर से 2 नंबर पे ले आइए, और जो दूसरे और तीसरे पे उनको तीसरे चौथे पे खिसका दीजिए शुक्र और पृथ्वी को, तो ये इनके आकार के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में क्रम बन जाएगा। फिर अरुण, वरुण, शनि फिर अगर क्रम देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा लास्ट में चला जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम जो है उसका उल्टा क्रम कर दीजिए तो वो हो जाएगा वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, ये क्रम हो जाएगा आकार के हिसाब से बाह्य ग्रहों का। और ओवरऑल का देखें तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, ये सारे ग्रहों का क्रम है। अब देखिए बुध के बारे में और अलग ग्रहों के बारे में जानकारी जानते हैं। बुध को मरकरी कहते हैं, सूर्य का सबसे निकटतम छोटा ग्रह है, और सूर्य के चारों 88 दिन में एक चक्कर पूरा करते हैं। बुध का पथ जो है अंडाकार है। सूर्य व पृथ्वी के मध्य होने के कारण बुध और शुक्र ग्रह को अंतर्ग्रह यानी इंटीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। दो कौन कौन से सूर्य और पृथ्वी के बीच में हैं तो वो है बुध और शुक्र, इनको अंतर्ग्रह यानी इंटीरियर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल का अभाव होता है, तापमान सभी ग्रहों से अधिक है। बुध ग्रह पर लगभग 530 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, ठीक है। बुध का प्रत्येक दिन पृथ्वी के दिन के 59 दिनों के समान होता है, 59 दिन पृथ्वी के दिनों के समान होता है। और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, सौरमंडल का सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। सबसे चमकीला ग्रह, आकार में पृथ्वी के जितना ही बड़ा है, वातावरण घनी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त होता है, और सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में अन्य स्रोतों से 255 दिन मिलते हैं ये मतलब ग्रह करता है। अन्य ग्रहों के विपरीत ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले ही। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्यों कौन होगा? जो पृथ्वी के दोनों ओर होगा।
तो जो सूर्य की तरफ अगर देखें तो शुक्र हैं और बाद की तरफ देखें तो मंगल है। मंगल थोड़ा दूर रह जाता है, शुक्र सबसे निकट है पृथ्वी की, ध्यान दीजिएगा। इसका जो कोर है वो पृथ्वी के कोर की भांति ठोस है शुक्र का, ठीक है। इसका अधिक तापमान जो कोर का तापमान जो शुक्र का रहता है वो 471 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और न्यूनतम तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। शुक्र शाम में पश्चिम दिशा की और सुबह पूर्व दिशा में दिखता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को आप देख सकते हैं, वीनस को, ये बड़ा सा ऐसे आपको तारे के रूप में दिखेगा। इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि आकार में, घनत्व में और पृथ्वी के व्यास के लगभग बराबर ही है। इसका कोई उपग्रह वैसे है नहीं। बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानने को हैं। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी और मध्य में उभरी हुई है। इसे जियोइड आकार कहा जाता है। इसके आकार के समान के आकार को जियोइड आकार कहते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और ग्रहों के आकार की दृष्टि से पांचवा ग्रह है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। ध्रुवीय व्यास देखें तो वह 12714 और भूमध्य रेखीय व्यास 12756। ध्रुवीय व्यास कम है, ध्रुवों से थोड़ी दबी हुई है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्रुवीय व्यास 12714 है और 12756 जो है वो आ जाएगा भूमध्य रेखीय व्यास। पृथ्वी के बारे में परिधि बताएं इसकी तो 40,008 किलोमीटर इसकी परिधि है। कौन सी? ध्रुवीय परिधि। और भूमध्य रेखीय परिधि देखें तो वह है 40,070 किलोमीटर। अब देखिए ध्रुवीय परिधि, उसका व्यास चूंकि 12,714 किलोमीटर है तो इसकी परिधि 40,008 किलोमीटर निकलेगी। आप 12,714 किलोमीटर के साथ आप परिधि निकाल सकते हैं। और भूमध्य रेखीय परिधि जो है वो 12,070 किलोमीटर, क्योंकि इसकी जो भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो 12,756 है, परिधि भी ज़्यादा आ जाएगी, 12,756 है। तो फिर भूमध्य रेखीय जो परिधि है वो इसी व्यास पर 12,756 पर डिपेंड करती है, इसलिए 12,756 के आधार पर निकालेंगे तो वो आएगी 40,070 किलोमीटर। 12,714 के आधार पे जो ध्रुवीय है वो हो जाएगी 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी पर भूमि जल वायुमंडल उपस्थित है। पृथ्वी का लगभग 17.8 भाग जल से युक्त है। इसे जलीय भाग ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखाई जाने वाले नीली दिखती है, नीले ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य का चक्कर लगाने में ये 365.25 दिन यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगाती हैं। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से ये भी एक ग्रह है। सौरमंडल जो है उसमें कितने ग्रहों पर सक्रिय रूप से ज्वालामुखी चल रही है तो वो 5 ग्रह है। उन पांचों में से एक पृथ्वी भी है। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं। बृहस्पति पर भी चल रहे हैं, शनि पर भी। बड़े बड़े ग्रहों में सबसे बड़ा बृहस्पति और दूसरे नंबर पर शनि है, तो इन दोनों में चल रहा है। और पृथ्वी के सबसे निकटस्थ ग्रह शुक्र में भी और वरुण में भी। शुक्र और वरुण जो हैं, शुक्र और वरुण ग्रह जो हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था, शुक्र और वरुण जो हैं ये इसके चक्र लगाने में उल्टे दिशा में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उल्टी दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र और अरुण है, ध्यान दीजिए, शुक्र और अरुण है। वरुण लास्ट वाला होता है, उससे जस्ट पहले वाला होता है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो जिन ग्रहों पर ज्वालामुखी सक्रिय है उनमें अरुण शामिल नहीं है। एक तो शुक्र है, एक भाई वरुण है जो लास्ट वाला। मैं ऐसे सोच रहा था कि भाई शुक्र और अरुण हो जाते हैं ना तो दोनों जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं उन पर ज्वालामुखी सक्रिय है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक शुक्र पे है, एक वरुण पे है। तो वरुण तो सक्रिय ज्वालामुखी में नाम में आता है, लेकिन पूर्व से पश्चिम घूमने में इनका नाम नहीं आएगा। तो शुक्र और वरुण है, बृहस्पति, शनि है, उसके अलावा पृथ्वी है। इन 5 ग्रहों पर सक्रिय रूप से ज्वालामुखी सौरमंडल के ग्रहों में है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। अब बात करते हैं मंगल, मार्स की। इसकी आकृति पृथ्वी से छोटी है। यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा और सूर्य के क्रम की दृष्टि से 4थे स्थान पर है। यहाँ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता है। मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल अत्यधिक विरल है। सूर्य का एक चक्कर 1.88 नासा के अनुसार 687 दिन में पूरा करता है। मंगल का धरातल लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह दोनों ओर चपटा है
इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा है, जो मंगल का भी तो छोटा हो गया, तो मंगल का छोटा उपग्रह डीमोस है। इसके दो ही उपग्रह की खोज अभी तक हुई है और दो ही बताए जा रहे हैं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मॉन्स, और सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिकिया जो एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा, वो मंगल पर मौजूद है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो मंगल पर है। सबसे छोटा उपग्रह जो है वो भी मंगल पर है। सबसे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिकिया, वो भी अभी तक इस पर है। एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है और निक्स ओलंपिकिया उसका नाम है, मंगल ग्रह पर मौजूद है। इसका औसत तापमान जो मंगल का है वो है 81 डिग्री फ़ारेनहाइट से 21 डिग्री फ़ारेनहाइट औसत तापमान है। अपने अक्ष पर ये 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल पर मानवीय मिशन देखें तो मैरिनर 4, इसके अलावा पाथफाइंडर, इसके अलावा मार्स ओडिसी, इसके अलावा फिनिक्स, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर, मावेन और भारत का मंगलयान। इसके अलावा इसरो द्वारा प्रक्षेपित जो MOM मंगलयान है वो एकमात्र इसका मंगल उपग्रह है। बात करते हैं बृहस्पति की। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम के 5वें स्थान पर है। ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.86 वर्ष लगाता है। अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति के 79 उपग्रह तक खोजे जा चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी जो है गैनीमेड है। और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा मंगल के दो अभी मैंने बताए थे, उसमें जो डीमोस है वो डिम है। डिम का मतलब छोटा है, ये समझ लो, डिम हो गया है, उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं है। गैनीमेड गायंट है। गायंट मतलब जायंट है। गैनीमेड गायंट मतलब सबसे बड़ा है। पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है बृहस्पति। इसकी गति अन्य की अपेक्षा तीव्र है। ये अब ग्रह जो मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम से बना है। इसकी कोर हाइड्रोजन ठोस होकर धातु में परिवर्तित हो गई है। मतलब बृहस्पति की जो कोर है हाइड्रोजन ठोस होकर धातु में परिवर्तित हो चुकी है। इस ग्रह के पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, ठीक है। और बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। लघु सौर तंत्र किस ग्रह को कहते हैं? तो बृहस्पति को है, और इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। बात करते हैं शनि की। पीले रंग का ग्रह है ये। तापमान लगभग 178 डिग्री सेंटीग्रेड है शनि का। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी से क्रम के हिसाब से छठे स्थान पर है। सूर्य का घूर्णन, जो शनि का घूर्णन काल है वो 10.7 घंटा, और परिक्रमण काल जो है वो 29 वर्ष, कई अन्य सोर्सों में 29 वर्ष 5 महीने दिया हुआ है। ये है। इसके चारों ओर, शनि के चारों ओर वलय भी पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 है। 7 रिंग्स इसके चारों ओर है। सबसे पहले गैलीलियो ने इस ग्रह को खोजा था, शनि को। शनि को गैसों का गोला कहा जाता है एवं गैलेक्सी समान ग्रह भी कह देते हैं इसको, ठीक है। शनि, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैस मिलती है। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है, जिनमें से टाइटन शनि का सबसे बड़ा ग्रह है एवं एनसेलेड्स नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा है, और इसके 82 में से एनसेलेडस नामक उपग्रह है। उस उपग्रह पर शनि के सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, शनि फोबे उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। शनि का एक उपग्रह जो है फोबे, वो अन्य उपग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। शनि पर मानवीय मिशन देखें तो कैसिनी यूजेंस मिशन और पायनियर 11, ये इसके मिशन शनि के लिए किए गए हैं। अरुण की बात करें, इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 1781 में की। अरुण, यूरेनस, यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा और सूर्य की दूरी से सबसे 7वें स्थान पर है। दूरबीन की सहायता से इसको देखा जा सकता है। यह ग्रह सूर्य का चक्कर 84 वर्षों में पूरा करता है। और वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन व अमोनिया गैसें हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण इस ग्रह को नीले हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं। नीले हरे रंग का दिखाते हैं क्योंकि मीथेन इसमें ज़्यादा है अरुण के। शनि की भांति इसके चारों ओर भी 5 वलय हैं। शनि की भांति 5 वलय हैं, और शनि की, जैसे मैंने बताया कि इसके चारों ओर 7 रिंग्स हैं। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या 7 रिंग्स है वहाँ पर, ठीक है। और इसके चारों ओर 5 हैं। अरुण के चारों ओर 5 रिंग्स हैं। इसके 27 उपग्रह हैं, ठीक। और
अक्षीय इस झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं अरुण को। वरुण की बात करें तो इस ग्रह की खोज जोहान गाले ने 1846 में करी। अरुण की खोज हर्शेल ने 1781 में करी। 1846 में जोहान गाले ने वरुण की खोज की। यह ग्रह लगभग 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, 164.80। यह ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है, जिसमें टिट्रॉन, प्रोटियस व निरीड प्रमुख हैं। टिट्रॉन या टाइटन जिसको कहते हैं वो सर्वाधिक ठंडा उपग्रह है। सर्वाधिक ठंडा कौन सा है? सर्वाधिक ठंडी का उपग्रह जो होगा और जो है वरुण का वो है ट्राइटन या टिट्रॉन जिसको कहते हैं। बात करते हैं प्लूटो या बौने ग्रह। प्लूटो को एक बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है। इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने की। क्लाइड टॉम्बेग 1930 में। मैं तीनों की खोज बता देता हूँ। अरुण की खोज 1781 में हुई, वरुण की खोज 1846 में हुई और प्लूटो की खोज 1930 में हुई। अरुण की खोज 1781 में हर्शेल ने करी, वरुण की खोज 1846 में जोहान गाले ने करी और बौने ग्रह की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बेग ने करी। इसका अन्य नाम देखें तो यम या कुबेर इसका नाम है। बौने ग्रह इस ग्रह को सौरमंडल का 9वां ग्रह, सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। चेक गणराज्य के प्राग में हुए सम्मेलन वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का दर्जा छीन लिया। 24 अगस्त 2006 को ये काम किया गया। ऐसे ग्रह को जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल और परिभ्रमण चक्र में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा 2006 में निर्धारित की गई परिभाषा में भिन्नता रखते हैं, उन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। वर्तमान में सीरिस या सेरेस, इसके अलावा प्लूटो तो है ही, और एसिस, इसके अलावा हाउमया और माके आदि ग्रहों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के अब सौरमंडल में जो ग्रह हैं वो मात्र 8 रह गए हैं। प्लूटोन्स बौने ग्रह कहलाते हैं। अब देखिए 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुए सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का दर्जा छीन लिया। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा के अनुसार से बौने ग्रह की श्रेणी में इसको रख दिया गया। अब धूमकेतु या पुच्छल तारे के बारे में समझ लें तो आकाशीय धूल, गैस और हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे यानी जिनको कॉमेट कहते हैं हम या कॉर्डेट स्टार्स कहते हैं इनको, धूमकेतु को। तो कॉमेट क्या होते हैं? पुच्छल तारा या धूमकेतु एक ही चीज है। ठीक है। आकाशीय धूल, गैस व हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। जब ये सूर्य के समीप से गुजरता है तो गर्म होकर इसकी बाहरी परत पिघल कर इनमें से गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसी से ही इसको पुच्छल तारा कहने लगते हैं। हेली नाम का एक धूमकेतु जो आवर्ती धूमकेतु होता है 76 वर्ष में एक बार ये पृथ्वी के निकट से मतलब सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सौरमंडल में सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु है हेली और 2062 में ये फिर से देखेगा। 1976 में शायद ये देखा गया था। 76 साल का अंतर देख लीजिएगा, 62 में देखना है, 76 में देखा गया है, जो भी है इसका देख लेना। सौरमंडल में लगभग 1 लाख धूमकेतु विचरण कर रहे हैं। हेलबोप, एंकी आदि प्रमुख धूमकेतु हैं हेली के अलावा। ये प्रायः सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह जिनको हम कहते हैं एस्टेरॉइड। मंगल व बृहस्पति के मध्य एक पेटी में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर के सैकड़ों किलोमीटर आकाश के आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी संभावित संख्या 40,000 के आसपास है। ये ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से निर्मित हुए हैं। सेरेस सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है सेरेस। ठीक है। इस सबकी 52 यूरोपा, 243 इडा और 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। नाम देखिए, 52 यूरोपा नाम है इसका। ठीक है। 52 संख्या में नहीं है। 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो और 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। शायद ये संख्या में भी हो सकते हैं, मुझे अनुमान नहीं है। यूरोपा एक विशिष्ट प्रकार का क्षुद्र ग्रह होता होगा, कोई इसकी कैटेगराइज करके बनाया गया होगा। तो 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो और 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह हैं। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय ज्योति यानी कि अरोरा बोरियलिस को।
और अरोरा बोरियलिस क्या होती हैं? आयन मंडल में विद्युत परिघटना का एक प्रकाशमय प्रभाव दोनों गोलार्धों के उच्च अक्षांशों में दिखाई पड़ता है, ध्रुवीय ज्योति कहलाता है। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में से क्रमशः उत्तरी ध्रुवीय ज्योति तथा दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। उल्काश्म या उल्कापिंड किसे कहते हैं? इसको कहते हैं मीटियोराइट। मीटियोराइट क्या होते हैं? ये अंतरिक्ष में तेज गति से घूमने वाले छोटे ब्रह्मांडीय कण हैं। इनका निर्माण धूल व गैस कणों से हुआ है। उल्कापिंड ये कहलाते हैं। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और घर्षण के कारण चमकने लगते हैं और जल करके नष्ट होने लगते हैं, इसलिए टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ये उल्कापिंड जो होते हैं अंतरिक्ष में तेजी से घूमने वाले ब्रह्मांडीय कण हैं। ठीक है, ये सूर्य सौरमंडल से संबंधित नहीं है। उल्कापिंड अलग होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रहों के टुकड़े होते हैं। उल्कापिंड अंतरिक्ष में घूमते हुए बने हैं। प्रायः ये पृथ्वी की ओर पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाते हैं, उल्काश्म कहलाते हैं। ठीक है, राख में बदल जाते हैं, जिसे हम उल्काश्म कहते हैं। उल्कापिंड मतलब मीटियोराइट जो होते हैं वो उल्काश्म मीटियोर बन जाते हैं। जो पिंड वायुमंडल में घर्षण से पूरी तरह नहीं जल पाते हैं वे चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। जो जलकर राख हो जाते हैं उसको उल्काश्म कहते हैं, और क्योंकि अश्म का मतलब राख होता है मेरे हिसाब से, और उल्कापिंड जो गिर जाते हैं उनको कहते हैं। अब प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं? वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की भांति इनमें भी अपनी चमक प्रकाश नहीं होती है। ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं तथा बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। चंद्रमा बात करें तो मून की बात कर लें। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल का 5वां बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का 5वां है और पृथ्वी जो है वो भी 5वीं है शायद। इसमें जीवाश्म ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। नासा के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल के आकार के खगोलीय पिंड की पृथ्वी के टकराने से हुई और परिणामी मलबे से संयमीकरण से इस चंद्रमा की रचना हुई है। एक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के समय पृथ्वी के चतुर्दिक छोटे कणों का एक डिस्क पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा था और ये कण आपस में मिलते हुए इनकी परिक्रमण गति धीमी हो गई और संचित कणों का पिंड चंद्रमा कहलाने लगा। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून या टेट्रॉड कहा जाता है। इस अवस्था में चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल प्रतीत होता है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहते हैं हम। ठीक है, पृथ्वी की नई घूर्णन अवधि की बात करें तो एक मैं सारणी बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बुध इसकी जो पृथ्वी के दिन के एक दिन जो होता है पृथ्वी के 59 दिन के बराबर होता है और इसका एक वर्ष जो होता है पृथ्वी के 88 दिन के बराबर होता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो उसका 243 दिन का इसका दिन होता है, 225 दिन का, और कई जगह 255 दिन का इसका साल होता है। पृथ्वी का दिन जो होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है और इसकी अवधि जो होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होती हैं। मंगल ग्रह जो है वो 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड का दिन होता है, 786 दिन का लगभग जो है इसका साल होता है। बृहस्पति का जो होता है 9 घंटे 55 मिनट का इसका दिन होता है, 11.86 वर्ष का, लगभग 12 साल का इसका क्या होता है, साल होता है। शनि का जो दिन होता है वो 10 घंटे 40 मिनट का, लगभग 11 घंटे का होता है और 29.5 लगभग 30 साल का इसका साल होता है। अरुण जो है यूरेनस 17 घंटा 14 मिनट का इसका दिन होता है और 84 वर्ष का इसका साल होता है। वरुण का 16 घंटे का लगभग इसका दिन होता है और 165 वर्ष के बराबर इसका साल, लगभग 164 वर्षों भी कई